हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, निरंतर अपना अभ्यास आप कर रहे होंगे, बार-बार चीज़ों को रिपीट कर रहे होंगे थॉर्नडाइक के अभ्यास के सिद्धांत की तरह, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए और आई होप आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और उसका रिज़ल्ट भी जो है वो आपके पक्ष में रहे, अच्छा आए। मेरे बीएड के सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो सीरीज से जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं, तो ये जो टॉपिक हैं, जितने भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ मनोविज्ञान के, वो टॉपिक सारे के सारे आपके सिलेबस में, बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पूर्ण रूप से लागू हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपका एक पेपर नहीं, 2 पेपर शिक्षण और अधिगम, साथ ही बाल विकास, 2 जो आपके पेपर हैं, वो दोनों पेपर आपके कवर होते हैं। इसलिए मैं बीएड के विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो जो है इस क्लास को बिल्कुल तल्लीनता से, बिल्कुल मनोयोग से देखें, ताकि उनके सभी कॉन्सेप्ट जो है मनोविज्ञान से संबंधित, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। ओके? उसके अलावा रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को हम टारगेट करके ये बैच मैंने स्टार्ट किया है, ये मनोविज्ञान की क्लासें मैंने शुरू की है। तो जो रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो बीएड पास आउट हो गए हैं या जो तैयारी में लगे हुए हैं शिक्षक भर्ती की में, उन सभी के लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो या फिर थर्ड ग्रेड मेन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये वीडियो जो है सीरीज़ उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। अधिगम के सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, और आज जो हम अधिगम का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, वो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद अपन पढ़ेंगे। चलिए, अधिगम के 3 से 4 सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। गेस्टाल्टवाद भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उन सभी सिद्धांतों से हट करके एक नई विचारधारा प्रस्तुत करता है गेस्टाल्टवाद। तो क्या है वो विचारधारा? आइए जानते हैं। तो आज का जो हमारा अधिगम का सिद्धांत है, उसका नाम है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद। देखिए, गेस्टाल्टवाद के अंदर जो विद्यार्थियों गेस्टाल्ट शब्द है, वो गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है विद्यार्थियों। और इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ जो है वो होता है समग्र, या पूर्ण आप कह सकते हो इसको, समग्र, समग्र रूप, या फिर आप इसको पूर्ण भी कह सकते हो। यानी पूर्ण रूप में जब आपके सामने कोई समस्या प्रस्तुत होती है, तो आप उस समस्या के पूर्ण रूप को देखते हैं और पूर्ण रूप को देख करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, अटकलें लगाते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उसी को क्या कहा गया है? उसी को गेस्टाल्टवाद कहा गया है, या गेस्टाल्ट थ्योरी भी इसको अपन बोलते हैं। इसके उपनामों की भी चर्चा करेंगे, उससे भी आपके जो है ये एक कॉन्सेप्ट जो है, इसका नाम को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है और इस सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है विद्यार्थियों, इस सिद्धांत से 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो 3 लोगों के नाम आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए और उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है इस सिद्धांत में, वो हमें पता होना चाहिए। तो गेस्टाल्टवाद से 3 लोग जुड़े हुए हैं, तीनों के नाम देखिए। पहले हैं मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर, वैसे वर्दीमर नाम आता है सीधा ही, लेकिन पूरा नाम इनका मैक्स वर्दीमर है। पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। दूसरे जो विद्वान हैं जो इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित है सिद्धांत से, वो है आपके वोल्फगांग कोहलर। वोल्फगांग कोहलर, दूसरे व्यक्ति विद्वान मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है वोल्फगांग कोहलर। और तीसरे जो है विद्यार्थियों वो है कुर्त कोफका। कुर्त कोफका, ये 3 व्यक्ति, अगर आप गेस्टाल्टवाद पढ़ रहे हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इन 3 लोगों के नाम अनिवार्य रूप से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्हीं तीनों लोगों का योगदान जो है वो सर्वोपरि है। तो एक-एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने मैक्स वर्दीमर है। मैक्स वर्दीमर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है 1912 के अंदर इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था, यानी कि विचार दिया था सबसे पहले। मैक्स वर्दीमर पहले ऐसे विद्वान हैं, पहले ऐसे जर्मन विद्वान हैं, जर्मनी के विद्वान हैं ये। कहाँ के विद्वान हैं ये? मैक्स वर्दीमर जर्मनी के विद्वान हैं। और पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 1912 के अंदर ये गेस्टाल्ट शब्द जो है, यानी कि गेस्टाल्ट जो पूर्णाकार शब्द है,
यानी कि ये जो विचार है सबसे पहले जो है इन्होंने दिया था मैक्स वर्दीमर ने। ठीक है, तो विचार देने वाले, सबसे पहले विचार देने वाले व्यक्ति हैं, यानी गेस्टाल्टवादी विचार देने वाले व्यक्ति कौन है? मैक्स वर्दीमर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वोल्फगांग कोहलर की। वोल्फगांग कोहलर जो है विद्यार्थियों, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वर्दीमर के विचारों को साक्षात रूप प्रदान किया। क्योंकि वर्दीमर ने तो केवल विचार प्रस्तुत किए थे कि गेस्टाल्टवाद क्या होता है, गेस्टाल्टवादी विचारधारा क्या है और ये कैसे काम करती है, ये विचार केवल वर्दीमर ने दिए थे। लेकिन इन विचारों को एक अमली जामा पहनाने का काम, या आप कह सकते हैं कि एक अपने प्रयोगों के द्वारा इस विचारों को सार्थक करने का जो काम है, वो आपके वोल्फगांग कोहलर ने किया था। और इन्होंने विद्यार्थियों 1913 के अंदर, 1913 से लेकर के 18 तक, यानी लगभग 5 साल इन्होंने जो है प्रयोग किया। 1913 से 18 तक जो है कोहलर ने विद्यार्थियों प्रयोग किया, और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि वाकई में जो ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है, ये सिद्धांत किस तरह से अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इनके प्रयोग का भी अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। तो वर्दीमर की बात हो गई, विचार दिया सबसे पहले गेस्टाल्टवाद को लेकर के 1912 के अंदर। उसके बाद वोल्फगांग कोहलर जो इनके साथी हैं, इन्होंने 1913 से 1918 तक जो है प्रयोग किया, वन मानुष चिंपांजी को लेकर के प्रयोग किया इन्होंने। और साथ ही इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक पुस्तक भी लिखी है विद्यार्थियों, इनकी रचना है, पुस्तक है वोल्फगांग कोहलर की, जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आप कह सकते हो। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इनकी पुस्तक है, और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो है अपने जो प्रयोग इन्होंने किए थे इस सिद्धांत को लेकर के, उन प्रयोगों के बारे में जिक्र किया है, और गेस्टाल्ट शब्द को भी जो है मुख्य रूप से परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये वोल्फगांग कोहलर हो गए। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं कुर्तकोफ जो कि इन्हीं के साथी हैं। और कुर्तकोफ एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने इस सिद्धांत को जो है प्रकाशित किया। ये कह सकते हो आप कि इस सिद्धांत का विचार दे दिया, इसका प्रयोग कर लिए गए, और अंतिम रूप से जब इस सिद्धांत के परिणाम आ गए, तो उन परिणामों को जो है सबके सामने प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे विद्यार्थियों कुर्तकोफ। और कुर्तकोफ जो है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इनकी एक पुस्तक है विद्यार्थियों 1920 के अंदर जो है 1920 के अंदर जो है विद्यार्थियों, इन्होंने इस विचार को सब लोगों के सामने लेकर के आए, और ये जो विचार था, ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया, और शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने का काम जो है वो किसने किया? कुर्तकोफ ने किया। और इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। इनकी पुस्तक है विद्यार्थियों, और उस पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है, और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो है इस सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने ला करके रख दिया, और अधिगम के सभी सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में इसको प्रतिपादित किया है। तो ठीक है, तो इस तरह से ये 3 विद्वान हैं। कुर्तकोफ जो है विद्यार्थियों, इन्होंने कई शोध पत्र भी जारी किए थे। इन्होंने जो है कई शोध पत्र जारी किए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कई सारे शोध पत्र जारी किए थे, यानी कि रिसर्च जब कोई होती है, तो रिसर्च को लेकर के कुछ पत्र जारी कर किए जाते हैं रिसर्चकर्ताओं के द्वारा, या फिर रिसर्च जिसने की है उसकी समीक्षा की जाती है दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे विद्वानों के द्वारा। तो इन्होंने भी जो है इस रिसर्च, गेस्टाल्टवादी जो रिसर्च हुई है, जो रिसर्च को प्रतिपादित किया और साथ ही उसको प्रकाशित भी करवाया। तो कई सारे शोध पत्र और समाचार पत्रों के अंदर इन्होंने जो है तत्कालीन उस समय में गेस्टाल्टवाद को जो है एक विस्तृत रूपरेखा, एक विस्तृत अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि केवल और केवल उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया नहीं होती है, बल्कि जब तक मनुष्य के सामने कोई समस्या नहीं आती है, और जब समस्या आती है तो मनुष्य किस प्रकार से अपने संज्ञान से, ज्ञान से, अपने विचारों से उस समस्याओं का समाधान करता है, और व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। ये बात इन्होंने बोली अपने इन शोध पत्रों में, इन रिसर्च लेटरों के अंदर, और साथ ही इनकी जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, इसमें भी इन्होंने अपने विचार प्रकाशित करवाए हैं। ठीक है, तो ये 3 विद्वान, इनको आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगांग कोहलर, कुर्तकोफ। वर्दी में कोलर कैसे याद करेंगे? ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो आप, देखो ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो विद्यार्थियों आप, कि वर्दी
वर्दी में कॉलर कॉलर होते हैं ना, कॉलर जो शर्ट में जो कॉलर आता है। हाँ, तो वर्दी तो आपको पता ही है, वर्दी पहनने वाली पोशाक वर्दी, जिसको आप वर्दी बोलते हो। स्कूल ड्रेस हो सकती है या सेना की वर्दी हो सकती है, ठीक है। तो वर्दी में कॉलर को वर्दी में वर्दी में कॉलर कोफ का कुर्त कोफ का वर्दी में वर्दी में कॉलर कुर्ते को, ऐसे याद करेंगे। वर्दी में कॉलर किसका? कुर्ते को। वर्दी में कॉलर कुर्ते को, ये लो याद हो गया आपके। वर्दी में कॉलर कुर्ते को, कि भाई वर्दी में लेके आया बाजार से, तो वो वर्दी तो है, ड्रेस तो है, लेकिन उसमें कॉलर कैसा लगा हुआ है? कुर्ते का कॉलर लगा हुआ है। वर्दी में कॉलर कुर्ते को, कॉलर जो है वो कुर्ते का लगा हुआ है, तो इस तरह से याद करेंगे इसको, वर्दी में कॉलर कुर्ते को। तो देखो, वर्दीमर वैक्स वर्दीमर, कॉलर यानी कोहलर, और कुर्ते को यानी कि कुर्त कोफ का। इस तरह से 3 व्यक्ति हैं जो आपको क्रम से याद रखने हैं, मैक्स वर्दीमर, कॉलर और कुर्त कोफ का, ठीक है। इनका जो योगदान था उसकी अपन ने बात कर ली है। अब जो है विद्यार्थियों, इस गेस्टाल्टवाद के शब्द के अर्थ को समझते हैं, और साथ ही इसके जो अन्य उपनाम हैं उन उपनामों की भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं? लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, नहीं तो मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना आप, ठीक है। लिख लिया होगा आपने। चलिए, विद्यार्थियों, नोट्स के रूप में मैं आपको चीज़ें कम लिखवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ये बात मुझे पता है। मैं नहीं चाह रहा कि आपकी मैं केवल और केवल कॉपियाँ भरवाऊँ। मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि आप चीज़ों को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, क्योंकि किताबों में मटेरियल तो बहुत सारा है, किताबों में नोट्स हैं, कोचिंग सेंटरों के नोट्स हैं, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, लेकिन जब तक आप मनोविज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक आप मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित करनी पड़ेगी। जितनी आप समझ विकसित कर लेंगे, उतना ही आप इस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब गेस्टाल्टवाद जो है, जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, उसके उपनामों की बात कर लेते हैं कि उपनाम क्या क्या है। तो देखिए, नाम और उपनाम सारी देख रहे हैं। तो नाम मैंने बताया आपको, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद को विद्यार्थियों हिंदी में बोलते हैं समग्राकृतिवाद या समग्रवाद, सॉरी, समग्राकृति नहीं, समग्रवाद। समग्रवाद आप इसको कह सकते हैं। इसको आप पूर्णाकारवाद कह सकते हैं, पूर्णाकारवाद, पूर्णाकारवाद। इसको आप पूर्णाकारवाद भी कह सकते हैं विद्यार्थियों। उसके अलावा इस सिद्धांत का एक उपनाम है सूझ का सिद्धांत। इसे आप सूझ का सिद्धांत भी कह सकते हो। सूझ का सिद्धांत आप कह सकते हो इसको। साथ में विद्यार्थियों, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर्दृष्टि, अंतर यहां आएगा रहे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये लो। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं, इनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शब्द के अर्थ में ही बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। तो शब्द का अर्थ जान लेते हैं। शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, गेस्टाल्ट मैंने आपको बता दिया, जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है संपूर्ण या पूर्ण। समग्रवाद, समग्र का मतलब क्या है? समग्र का मतलब है विद्यार्थियों कि हमारे सामने कोई समस्या आ गई, तो समस्या का समाधान जो है वो हम पूर्ण रूप से करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, और उस जंगल में अचानक आपके सामने शेर आ गया, या कोई चीता आ गया, या फिर कोई जंगली जानवर भालू आ गया, और वो आपके ऊपर अटैक करेगा। आपको पता है जंगली जानवर है, आप पे अटैक करेगा वो। तो अब आप बचने के लिए क्या करेंगे? भाई, आप उस भालू से या उस जानवर से बचने के लिए क्या करेंगे? अगर आपको पेड़ पर चढ़ना आता है, तो आप फटाफट भाग के पेड़ पर चढ़ जाएंगे। यही करेंगे अपनी जान बचाने के लिए, और क्या करोगे आप? ठीक है। तो ये जो तत्काल जो आपके मस्तिष्क में विचार आया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सूझ बोलते हैं। जो अचानक से ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको अचानक से एकदम से विचार आता है मस्तिष्क में, और उस विचार को आप अपना लेते हैं, और फिर आप कार्य कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये सूझ कहलाती है। अच्छा, अब इस सूझ में आप क्या कर रहे हैं? इस सूझ के अंतर्गत आप जो है पूरी समस्या को जो है एक समग्र रूप में देख रहे हैं। समग्र रूप में देख रहे हैं कि भाई, सामने आपके भालू है, और भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो इसलिए मैं पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता हूँ। लेकिन अगर आपके सामने मान लो पैंथर आ गया, है ना, तेंदुआ, तो तेंदुआ तो पेड़ पर चढ़ सकता है, तो
तेंदुए से तो आप पेड़ पे चढ़ के भी नहीं बच सकते, वो तो पेड़ पे भी चढ़ जाएगा और मार देगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन पूरी समस्या को देख कर के और अपने मन में विचार पैदा करते हैं, विचारों को प्रस्तुत करते हैं, विचारों को भावों को लेकर के आते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं, अग्रसर होते हैं। तो इसी को जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत समग्रवाद कहा गया है। बहुत सी बार आप देखते हैं कई ऐसे चित्र आते हैं अखबार के अंदर या फिर आपने अपने इंटरनेट के ऊपर भी देखा होगा कि इस तरह से कोई पेड़ बना हुआ आपको दिखाएँगे, लेकिन ये एक्चुअल में पेड़ नहीं है। इस पेड़ के अंदर आपको कोई चित्र दिखेगा, या तो राधा कृष्ण बैठे हैं, एक तरफ राधा जी बैठी है, एक तरफ कृष्ण बैठे हैं। वो इस तरह से बैठे हैं कि हमें वो पेड़ जैसा दिख रहा है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से सिद्धांतकर्ता ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है, तो हम उस चीज़ के छोटे-छोटे अंशों को नहीं देखते हैं। उस चीज़ के छोटे-छोटे अंशों को नहीं देखते हैं, बल्कि उस पूरी वस्तु को एक साथ देख कर के और एक अंदर सोच बनाते हैं अपन। तो ये राधा कृष्ण की फ़ोटो हो सकती है इस पेड़ के अंदर, लेकिन आपको ये क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। ऐसे बहुत से चित्र आते हैं, आप सर्च कर लेना। इस तरह के जो भ्रमित करने वाले चित्र होते हैं, ये सारे चित्र जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर ही बने हुए होते हैं और इन चित्रों के माध्यम से ये बताया जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ये बात कहना चाहता है, ये विचार रखना चाहता है कि भई हमारे सामने जब कोई चीज़ होती है, तो उस चीज़ के हम छोटे-छोटे खंडों को नहीं देखते हैं। हम ऐसा नहीं है कोई चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत की, हमने उसका विश्लेषण कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उस पूरी वस्तु को देख कर के, पूरी चीज़ को देख कर के एक विचार बनाते हैं, एक संप्रत्यय, एक विचार लेकर के आते हैं और उसी विचार को जो है क्या कहा गया है, समग्रवाद कहा गया है और उस संपूर्ण विचार को आने के बाद में फिर हम धीरे-धीरे एक-एक तथ्यों को जो है देखना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई, इधर तो राधा की फ़ोटो है, इधर तो कृष्ण जी की फ़ोटो है, यहाँ तो गाय भी हमें दिखाई दे रही है। फिर बाद में आपको सारी चीज़ें छोटे-छोटे अंशों के रूप में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अब आपने उस फ़ोटो का क्या कर लिया है, विश्लेषण कर लिया है और विश्लेषण के आधार पर आपने उसको जो है निष्कर्ष निकाल दिया है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हुआ, शुरू में आपको जो है वो पेड़ ही दिखाई दिया। तो समझ रहे हो मेरी बात को? यही कहना चाह रहे हैं गेस्टाल्टवादी कि समग्र रूप में आप समस्या को देखते हैं और उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसको समग्रवाद कहते हैं। पूर्णाकारवाद का भी यही मतलब है कि आप पूर्ण रूप से उस चित्र के माध्यम से या फिर कोई भी आपके सामने समस्या होती है, तो उसको पूर्ण रूप से आप देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी टीवी नहीं चल रही है। एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं अपन कि आपके घर में टीवी नहीं चल रही है, टीवी चलनी बंद हो गई। आपके पापा ने कहा, "बेटा देखिए, चल नहीं रही, क्या बात है?" तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप टीवी के पेच खोल के और टीवी को ठीक करने बैठ जाएँगे, नहीं। आप कोई मैकेनिक नहीं हैं, जो आप उसको खोल करके उसके पेच और आप उसको ठीक करने बैठ जाएँ। या आप उसकी समस्या को ढूँढने का प्रयास करें कि इसके नट खोलता हूँ, अंदर देखता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले पावर प्लग को चेक करते हैं कि कहीं उसके पावर का जो केबल है, वो केबल तो खराब नहीं हो गई है, कहीं चूहे ने काट तो नहीं लिए या फिर वो उसमें कोई फ़ॉल्ट तो नहीं आ गया है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है। तो इस तरह की मोटी चीज़ों को पहले आप देखते हैं और फिर भी अगर वो टीवी ठीक नहीं होती है, आप केबल चेंज करके देखते हैं, आप स्विच चेंज करके देखते हैं, है ना? आप जो है आपके घर में जो पॉइंट है उसको चेंज करके देखते हैं कि भई लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तब भी वो समस्या सॉल्व नहीं होती है, तो फिर आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं और मैकेनिक उसका पूरा विश्लेषण करता है, एक-एक उसके पुर्जे को जाँच करता है और जो पुर्जे में खराबी होती है उसको चेंज करके और आपको ठीक करके देता है। तो कहने का मतलब यही है, पूर्णाकारवाद सिद्धांत यही कह रहा है कि आपके सामने कोई भी समस्या आई, तो आपने समस्या को पूर्ण रूप से देखा और फिर धीरे-धीरे उसके एक-एक अंशों को जो है विश्लेषित करके और उसको जो है आपने सीखा और इसी को जो है अधिगम के सिद्धांत के रूप में माना गया। ठीक है? पूर्णाकार सूझ का सिद्धांत, सूझ की मैंने आपको अभी बताया, सूझ क्या होती है? सूझ एक तरह की अटकल है। भई एक तरह की अटकल है, एक बचाव का प्रयास है सूझ। कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए जो आप अटकलें प्रस्तुत करते हैं, वही क्या होती है? उसी को हम सूझ बोलते हैं। बारिश के दिनों में आपके घर का दरवाज़ा जो है काफ़ी समय से बंद है और खुल नहीं रहा है तो कारण क्या है? बरसात के दिनों में लकड़ी फूल गई है और फूलने की वजह से वो फ्रेम के अंदर फिट हो गई है, तो आपका दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। तो वहाँ पर आप सूझ लगाएँगे कि किस तरह से इस दरवाज़े को ठोक के, पीट के, काट के हम इसको निकाल सकते हैं या फिर इसको थोड़ा ड्राई कर सकते हैं, सूखने के लिए ताकि ये दरवाज़ा जो है वो अपने पुराने वाले शेप में आ जाए।
तो ये सब क्या है, ये सूझ है आपकी, ये अटकल है आपकी समस्या को समाधान करने की। तो इसीलिए इसका नाम सूझ का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब आपकी भीतरी दृष्टि, आपकी भीतरी दृष्टि समस्याओं के प्रति, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके सामने समस्या रखी गई है, उसके प्रति आपके विचार क्या है, आपके विचार क्या है और आप किस तरह से उस समस्या का समाधान करते हैं अपने विचारों के द्वारा, इसी को जो है अंतर्दृष्टि बोला जाता है। अंदर की दृष्टि, अंतरात्मा की दृष्टि, ठीक है। तो ये है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि गेस्टाल्टवाद एक्चुअल में जो है ये क्या कहना चाह रहा है और अधिगम में किस तरह से इसने अपने आप को एक अच्छे से स्थापित किया है। और इन्होंने जो है विद्यार्थियों थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया, उसकी कड़ी आलोचना की है। आलोचना तो करेंगे ही, ये कह रहे हैं कि भाई उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हो, या फिर स्किनर के चूहे की तरह जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार प्रस्तुत किया जाए, या फिर पावलो के कुत्ते की तरह जो है एक अनुबंधन स्थापित किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभ्यास करने से इससे कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति जो है सीखता है, कैसे सीखता है, इस तरह से सीखता है, सूझ के द्वारा सीखता है। जब व्यक्ति सूझ का प्रयोग करता है, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, तो उसको एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस तरह से व्यक्ति अधिगम को प्राप्त करता है और वो सीख पाता है। ये बात बोली है किसने? गेस्टाल्टवादियों ने बोली है। ठीक है, तो आपको अच्छे से सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब हाँ जी विद्यार्थियों, अब अपन जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रयोग किया गया है, कोहलर ने जो प्रयोग किया है, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि चिंपांजी नामक वन मनुष्य के ऊपर किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, उसकी अपन बात करते हैं। चलिए, हाँ जी, प्रयोग की बात कर रहे हैं। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का जो प्रयोग है उसकी बात कर रहे हैं अपन। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रयोग। जैसा कि हमें पता है कि अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों में को मानव पर बाद में लागू किया गया। पहले किसी न किसी जानवर पर उन्हें लागू किया गया है और जानवरों के द्वारा जब उन उन प्रयोगों को सफलतापूर्वक कर लिया गया, तो उनके जो परिणाम हैं प्रयोगों के, उनको मनुष्यों के ऊपर लागू कर दिया गया। तो देखिए, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का प्रयोग, तो प्रयोग करने वाले कौन है? मैंने आपको भी बताया, कोहलर। पूरा नाम इनका वोल्फगांग। वोल्फगांग कोहलर जो है विद्यार्थियों, वो प्रयोग करता है। इन्होंने प्रयोग किया था। वोल्फगांग कोहलर ने विद्यार्थियों 1913 से लेकर के और 1918 तक जो है वन मानुषों के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया? तो प्रयोग करने वाला पशु कौन है? वन मानुष। वन मानुष कह सकते हो आप, या फिर आप इसको चिंपांजी कह सकते हो। ठीक है, चिंपांजी को ही इन्होंने क्यों चुना? क्योंकि चिंपांजी की जो आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि लब्धि होती है, वो इंसानों से थोड़ी मिलती जुलती होती है, थोड़े बुद्धिमान प्राणी होते हैं ये। इसीलिए जो है कोहलर ने इन चिंपांजियों को चुना है। और ये प्रयोग विद्यार्थियों कहाँ किया इन्होंने? ये प्रयोग जो है वो कैनरी कैनरी द्वीप जो है, इन कैनरी द्वीप पर जाकर के इन्होंने जो है चिंपांजियों के साथ में ये प्रयोग किए। कैनरी द्वीप जो है वो स्पेन देश है, उसके अंडर में आते हैं। अटलांटिक महासागर में ये द्वीप पड़ता है आपका कैनरी द्वीप। और इस कैनरी द्वीप पर जाकर के जो है वोल्फगांग कोहलर ने 5 वर्षों तक वन मानुष के ऊपर जो है अपना प्रयोग किया है। अब ये प्रयोग कैसे किया? देखो, इन्होंने 3 प्रयोग किए हैं। इन्होंने जो है वन मनुष्यों के ऊपर विद्यार्थियों 3 प्रयोग किए हैं। तीनों प्रयोगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो प्रयोग है विद्यार्थियों, पहले प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, पहले प्रयोग में इन्होंने एक कमरे के अंदर विद्यार्थियों जो है यहाँ ऊपर केले लटका दिए। ऊपर केले जो है, केले का गुच्छा जो है वो टंगा दिया और इस कमरे के अंदर चिंपांजी को रखा गया और चिंपांजी को इस कमरे में रखा गया। अब चिंपांजी तो मेरे से नहीं बनेगा, फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं बन पाया चिंपांजी तो, चलिए कोई बात नहीं, आप मान लीजिए यही चिंपांजी है। ठीक है, चिंपांजी को इस कमरे के अंदर रखा गया, केले जो है ऊपर लगाए गए और इस कमरे के अंदर एक बॉक्स रखा गया ऊंचा सा। ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। और देखा गया कि ये जो चिंपांजी है, वनमानुष है, ये केलों को किस प्रकार से प्राप्त करेगा।
तो देखा गया कि चिंपांजी ने काफ़ी देर तक उछल-कूद मचाई इस कमरे के अंदर इन केलों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो केलों तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि केले तक पहुँचने के लिए ऊँचाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कुछ समय बाद चिंपांजी के मस्तिष्क के अंदर सूझ आई। सूझ सूझ कह दो, चाहे आप इसको अंतर्दृष्टि कह दो। भाई समस्या है इसके सामने केलों को प्राप्त करना, तो समस्या के समाधान के लिए इसके मस्तिष्क में एक सूझ विकसित हुई और सूझ विकसित होने से इसने क्या किया, इस बॉक्स को खिसका करके यहाँ लाया नीचे और यहाँ ला करके इस बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और बॉक्स के ऊपर चढ़कर इसने जो है केले प्राप्त कर लिए। ठीक है? तो ये सूझ विकसित हुई चिंपांजी के अंदर, तो ये पहला प्रयोग जो है विद्यार्थियों इनका सफल हो गया। चलिए, फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग किया और दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि केले तो वहीं पर लगे हुए हैं, लेकिन बॉक्स का साइज कम कर दिया। बॉक्स का साइज जो है विद्यार्थियों कम कर दिया गया। बॉक्स यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया और एक बॉक्स यहाँ और रख दिया, यानी 2 बॉक्स रख दिए। 2 बॉक्स रख दिए और देखा गया कि अब चिंपांजी क्या करता है, केलों को कैसे प्राप्त करता है। तो चिंपांजी ने एक बॉक्स को यहाँ लेकर आया और इस बॉक्स के ऊपर चढ़ा, चढ़कर उछला, लेकिन फिर भी केले हाथ नहीं आए क्योंकि बॉक्स की ऊंचाई कम थी। कुछ देर बाद में चिंपांजी ने दूसरे बॉक्स को उठाया और इस बॉक्स के ऊपर लाकर रख दिया और खुद ऊपर चढ़ करके इसने केले प्राप्त कर लिए। यानी कि सूझ का विकास हुआ, कहीं ना कहीं अंतर्दृष्टि जागृत हुई चिंपांजी की कि मैं इस बॉक्स को रख करके केले प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से इसने जो है केले प्राप्त कर लिए। एक प्रयोग और विद्यार्थियों इन्होंने किया, तीसरा प्रयोग किया, और इस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि केले जो है वो बाहर रखे गए। चिंपांजी को एक एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया। इस तरह से सलाखों का पिंजरा था, उस पिंजरे के अंदर जो है चिंपांजी को रखा गया और इस पिंजरे के बाहर केले रख दिए गए। केले गुच्छा जो है विद्यार्थियों वो इस पिंजरे से बाहर रख दिया गया और अंदर इस पिंजरे के अंदर कुछ छड़ी रख दी। 2 छड़ी रख दी इस पिंजरे के अंदर। ठीक है, 2 छड़ियाँ रख दी लंबी-लंबी, डंडे रख दिए 2, और देखा गया कि ये चिंपांजी किस तरह से इन केलों को प्राप्त करता है। तो कुछ देर तो चिंपांजी इधर-उधर घूमता रहा, अपने हाथों को बाहर निकाल के केले को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कामयाब हो पाया। तो फिर चिंपांजी ने एक छड़ी को उठाया और एक छड़ी को उठा करके केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन छड़ी छोटी थी, केले तक नहीं पहुँच पाई। तो कुछ समय बाद में चिंपांजी को सूझ विकसित हुई, एक अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान हुआ उसको, और उसने क्या किया कि इन दोनों छड़ियों को जोड़ दिया। क्योंकि ये छड़ियाँ जो थी विद्यार्थियों, इनके यहाँ पे चुंबक लगी हुई थी, यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई थी, चुंबक लगी हुई थी। तो जैसे ही दोनों छड़ियों को जोड़ा और जोड़ करके इसने जो है छड़ी को बाहर निकाला और केलों को खींच करके जो है गुच्छा प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया। इस तरह से इन्होंने ये 3 प्रयोग किए और तीनों ही प्रयोग के अंदर विद्यार्थियों ये जो वनमानुष है चिंपांजी, जिसका नाम था सुल्तान, ठीक है, सुल्तान। सुल्तान फ़िल्म है क्या सलमान खान की? हाँ, तो ये चिंपांजी वनमानुष सुल्तान नामक, इसने जो है तीनों ही प्रयोगों के अंदर सफलता प्राप्त कर ली और इन तीनों प्रयोगों में सफलता प्राप्त करने के आधार पर जो कॉलर है, इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया इस सिद्धांत का कि व्यक्ति के सामने जब समस्या होती है, तो वो पूर्ण रूप से सोचता है और एक सूझ डेवलप होती है, एक अंतर्दृष्टि डेवलप होती है, जिसके द्वारा वो समस्या का समाधान कर पाता है और उसका अधिगम जो है पूर्ण हो पाता है और वो सीख जाता है। ठीक है? तो ये इनका प्रयोग था। मुख्य रूप से सारी बातें आ गई है। अब अंतिम रूप से जो है मैं आपको बताने वाला हूँ गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की उपयोगिता। चलिए। हाँ जी, अब विद्यार्थियों अपन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता की बात कर लेते हैं एक-एक की। देखिए, सबसे पहला तो ये है बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत। बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति। तर्क शक्ति क्या होती है? तर्क शक्ति मतलब जब किसी समस्या के समाधान के लिए जब हम विचार प्रस्तुत करते हैं, वो अपने आप में तर्क कहलाते हैं। और इन तर्कों को करने की जो शक्ति है, वही तर्क शक्ति कहलाती है। और ये तर्क शक्ति जो है, वो मंद बुद्धि बालकों में नहीं होती है। ये औसत बुद्धि बालक या उच्च बुद्धि या प्रतिभाशाली बालकों में ही इस प्रकार की शक्ति और क्षमता हो सकती है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि समस्या सामने होती है, तो समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति कई सारे विचार प्रस्तुत करता है। उन विचारों को प्रस्तुत वही कर सकता है जिसके पास तर्क शक्ति हो। तो तर्क शक्ति का विकास भी इसके अंतर्गत होता है। साथ ही कल्पना का विकास होता है और बुद्धि का भी जो है विकास होता है इस सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि मस्तिष्क पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति जो है अग्रसर होता है। तो सामने समस्या होती है, तो सामने समस्या होने पर उसके समाधान के लिए कहते हैं ना, आग लगती है जो कुआं खोदते हैं,
तो वही बात है कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है, तो हमें उसके समाधान के लिए कोई न कोई विचार, कोई न कोई तर्क-वितर्क करने पड़ते हैं, चिंतन करना पड़ता है और उसी चिंतन का विकास जो है, वो इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा देखिए, समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। समस्याओं के समाधान के लिए ये जो है सिद्धांत अति उपयोगी है कि जब सामने समस्या होगी, तभी आप कोई न कोई उसका हल निकालेंगे, तो समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। आगे देखिए उपयोगिता, इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म माना जाता है। खोज विधि जो कि एक अनुसंधान विधि है, यानी कि जिसमें खोजा जाता है किसी चीज़ को, तो खोजने के लिए भी चिंतन करना पड़ता है, तर्क-वितर्क करना पड़ता है। तो ये सिद्धांत जो है कहीं न कहीं खोज विधि का भी जनक माना जाता है। खोज विधि का जन्म भी जो है इसी सिद्धांत से हुआ है। आगे देखिए, अनुसंधान में उपयोगी है, रिसर्च में अभी बात कर रहे हैं अपन कि रिसर्च के अंतर्गत क्या होता है? रिसर्च भी अपने आप में एक समस्या है। रिसर्च का कोई ना कोई टॉपिक होता है और रिसर्च के टॉपिक के अंतर्गत उस टॉपिक को एक समस्या मानी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए जो रिसर्चर है, वो विभिन्न जगहों का भ्रमण करके, उन स्थानों पर जाकर के, लोगों से पूछ करके, साक्षात्कार करके, प्रश्नावलियाँ करके और इस तरह से जो है वो डेटा कलेक्शन करता है, आँकड़ों को इकट्ठे करता है। तो इसीलिए अनुसंधान में भी क्या है, ये सिद्धांत उपयोगी है। आगे देखिए, यांत्रिक रूप से सीखने का ये विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर थॉर्नडाइक की बिल्ली एक यांत्रिक रूप से सीख रही थी, यांत्रिक रूप से वो उसके सामने उद्दीपक था, मछली थी और उसको प्राप्त करने के लिए उछल-कूद मचाई उसने, यानी कि एक मशीन की तरह उसने काम किया। पावलो के कुत्ते की बात कर लें, उसे बाँध कर रखा गया और बाँध कर उसके सामने जो भोजन प्रस्तुत किया गया, उसने लार गिराई। तो ये सब क्रियाएँ जो है, उसको गेस्टाल्टवादी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये सभी जो है, ये स्वाभाविक क्रियाएँ नहीं हैं, ये तो सभी यांत्रिक क्रियाएँ हैं। स्वाभाविक क्रिया ये है, गेस्टाल्ट जो है यानी कि सूझ जो है, अंतर्दृष्टि जो है व्यक्ति के अंदर से जो जो आती है, जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में स्वाभाविक है, वो व्यावहारिक है अपने आप में। इसीलिए जो है ये यांत्रिक रूप से सीखने पर क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं यांत्रिक रूप से सीखने पर, इसीलिए इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किया है। ठीक है? आगे देखिए, उच्च बुद्धि उपलब्धि वाले बालकों के लिए लाभदायक है, जो उच्च आईक्यू के बालक हैं, जिनकी आईक्यू इंटेलिजेंसी बहुत तेज़ है, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है शिक्षण शिक्षण से संबंधित वस्तुएँ चाहिए, उन्हें शिक्षण से संबंधित मटेरियल की आवश्यकता होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ग्रहण कर सकें, क्योंकि ऐसे बालक जिज्ञासु होते हैं, जो उच्च बुद्धिलब्धि के बालक होते हैं। आगे की आगे पंक्तियों में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं, बहुत तेज़ी से जो है ज्ञान को ग्रहण करने की इनमें योग्यता होती है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, उनके लिए ये सिद्धांत लाभदायक है। इस सिद्धांत के माध्यम से उनके सामने कोई समस्या टीचर रख देता है और वो समस्या के समाधान के लिए जो है तर्क-वितर्क करते हैं, अपने मस्तिष्क को काम में लेते हैं और सूझ और अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। आगे देखिए, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, शिक्षण सूत्र। शिक्षण के सूत्र हैं बहुत सारे, आपने पढ़े होंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, है ना? इस तरह के शिक्षण सूत्र हैं। तो यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जो है विद्यार्थियों, इसका हवाला दे रहा है कौन? ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। क्योंकि पूर्ण की बात हो रही है, पूर्ण रूप में, यानी कि पाठ जब पढ़ा रहे हैं, तो उसको पूर्ण रूप में पहले पाठ को देखना और फिर उसके एक-एक अंशों को डिवाइड करके, यानी उसे टुकड़ों में बाँट करके टीचर के द्वारा उसका विश्लेषण करके और उसे पढ़ाना, ये क्या कहलाएगा? पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो ये सिद्धांत भी इसी पे आधारित है ना? पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र। आगे बात करें पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने में, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम जो है टीचर पूर्ण रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, तो पढ़ाने से पहले वो उनके सामने, बच्चों के सामने सिलेबस लिखवाता है, पाठ्यक्रम लिखवाता है, पाठ्यक्रम को डिस्कस करता है, बोर्ड पर भी लिखवाता है और पाठ्यक्रम के एक-एक बिंदुओं के बारे में विचार-विमर्श करता है पहली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में। उसके बाद में फिर आगे वो पाठ्यक्रम के छोटे-छोटे जितने भी टॉपिक हैं, उनको डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है? तो यहाँ भी ये सिद्धांत जो है, वो पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने में भी क्या है? उपयोगी है। तो आई होप विद्यार्थियों, आपको जो है गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है, समग्र कर्तृवाद जो सिद्धांत है, वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए सिद्धांत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।